सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में, जो बिना किसी नाम के हो। है ना? बिल्कुल। मतलब एक बिना नाम की किताब जिसे किसी बिना नाम के लेखक ने लिखा हो, और फिर भी वो एक पूरी संस्कृति के रग रग में बसी हो। हाँ, एकदम सही कहा। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारा विषय है प्राचीन तमिल साहित्य का एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ, तिरुकुरल। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है। है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक दुनिया की जो उलझनें हैं, जैसे जलवायु संकट या बहुत ज्यादा सूचनाओं का आना, इनका हल किसी नई किताब में मिलेगा। लेकिन आज का हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे 1500 साल पुराना ये ग्रंथ आज की समस्याओं के लिए भी एक अचूक मार्गदर्शक बन सकता है। बिल्कुल। और इस गहरी चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस प्राचीन ग्रंथ को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाते हैं। हम मुख्य रूप से थॉमस हितोशी प्रुएक्समा द्वारा किए गए तिरुकुरल का एक बिल्कुल नए अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करेंगे। हाँ, और साथ ही हमारे पास एंड्रयू हावे की लिखी प्रस्तावना भी है। और अर्चना वेंकटेशन की लिखी एक बहुत ही व्यक्तिगत और विश्लेषणात्मक भूमिका भी है। सही कहा। तो अर्चना वेंकटेशन की उस भूमिका से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने चेन्नई में बिताए अपने बचपन का जो चित्र खींचा है, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बताती हैं कि चेन्नई में तिरुकुरल कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ लाइब्रेरी में रखी हो, वो तो वहाँ की हवा में है। मतलब उन्होंने बसों का जिक्र किया है ना? बिल्कुल। सार्वजनिक बसों के हरे रंग पर सफेद अक्षरों में इसके दोहे लिखे होते हैं। चौराहों पर मूर्तियां हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन में अर्चना को ये सब बहुत उपदेशात्मक लगता था। अच्छा, उबाऊ लगता था उन्हें। हाँ, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ बड़ों द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाने का एक तरीका है, जो कि स्वाभाविक भी है। जब ज्ञान हर जगह बिखरा हो, दीवारों पर, बसों पर, तो वो अपनी गंभीरता थोड़ी खो देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, असल मुश्किलों का सामना करता है, तब इन दोहों की, जिन्हें तमिल में कुरल कहा जाता है, तब इनकी असली ताकत समझ में आती है। एकदम सही। और यहीं पर इस ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। E.S. एरियल नाम के एक फ्रांसीसी अनुवादक ने कहा था कि यह एक गुमनाम किताब है, एक गुमनाम लेखक द्वारा। ठीक है, आइए इस गुमनामी वाले हिस्से को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत रहस्यमयी है। हाँ, हम सुविधा के लिए लेखक को तिरुवल्लुवर कहते हैं, लेकिन असल में यह नाम और उनकी पूरी पहचान ग्रंथ के लिखे जाने के कई सदियों बाद गढ़ी गई। अच्छा, अगर हम वल्लुवर शब्द के मूल को देखें, तो इसका अर्थ एक बुनकर या एक विशेष प्रकार के ढोल बजाने वाले समुदाय से जोड़ा जाता है। जी, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद ये महान लेखक उस समय के समाज की किसी निचली जाति से ताल्लुक रखता था। और समय के साथ उनके इर्द गिर्द बहुत सी लोक कथाएं भी बूंद दी गई। एक कहानी जो मुझे स्रोतों में बहुत रोचक लगी, वो उनकी पत्नी वासुकी से जुड़ी है। वो सुई और पानी वाली कहानी। हाँ, कहा जाता है कि वल्लुवर जब भी खाना खाने बैठते थे तो अपने पास एक सुई और एक कटोरी पानी रखते थे, ताकि अगर खाते समय चावल का एक दाना भी जमीन पर गिर जाए, तो उसे उस सुई से उठाकर पानी में धोकर वापस खाया जा सके। क्या बात है! मतलब संसाधनों का कितना सम्मान। बिल्कुल। हालांकि कथा ये भी कहती है कि वसुकी इतनी सावधानी से खाना परोसती थी कि वल्लुवर को जीवन में कभी उस सुई का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। सच में ये कहानी सिर्फ एक मिथक हो सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि समाज उन्हें किस नजर से देखता था। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें गजब की एकाग्रता थी। लेकिन विडंबना देखिए, आज अगर दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां देखी जाएं, तो वे बिल्कुल एक दाढ़ी वाले साधु या संत की तरह नजर आते हैं। जैसे कोई हिंदू देवता हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये पूरी स्थिति मुझे पॉप कल्चर के किसी मशहूर डायलॉग की याद दिलाती है। कोई ऐसा डायलॉग जो इतना लोकप्रिय हो गया हो कि हर कोई उसे इस्तेमाल करता है, भले ही किसी को याद ना हो कि उसका लेखक कौन था। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लेखक के इस गुमनामी ने इस ग्रंथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसे अमर बना दिया। वो कैसे? देखिए, जब कोई लेखक अपनी पहचान स्पष्ट रूप से छोड़ जाता है तो उसकी रचना उसी कालखंड तक सीमित रह जाती है। लेकिन तिरुवल्लुवर के मामले में कोई ठोस जानकारी न होने के कारण सदियों से अलग-अलग विचारकों ने इसे अपने अनुसार ढाला। अच्छा, जैसे 13वीं सदी में जो परिमेला शगर हुए थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या को वैष्णव मान्यताओं की चश्मे से लिखा
और वहीं दूसरी तरफ कई आधुनिक विद्वानों का मानना है कि लेखक असल में एक जैन मुनि रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ग्रंथ में अहिंसा और वैराग्य पर बहुत जोर दिया गया है, जो जैन दर्शन से मेल खाता है। यही तिरुकुरल की सबसे बड़ी ताकत है। ये हिंदू, जैन, बौद्ध और बाद में ईसाई मिशनरियों सभी को अपना सा लगता है। और शायद यही बात इसे अनुवादकों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनाती है। हमारे मुख्य स्रोत यानी थॉमस प्रुइक्समा की कहानी भी इसी आकर्षण से शुरू होती है। हाँ, जब वो मदुरई में पढ़ाई कर रहे थे, जी, उनके एक छात्र के परिवार ने उन्हें तिरुकुरल की एक प्रति उपहार में दी थी और जो बात उन्होंने कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा था, तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो सब इसमें है। और ब्रुइक्समा ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने इसका एक नया अंग्रेजी अनुवाद शुरू कर दिया, जो कि बहुत जटिल काम था। जटिल क्यों था? क्योंकि तिरुकुरल की जो तकनीकी संरचना है, इसका जो कुरल मीटर या छंद है, वो कोई आम दोहा नहीं है। हाँ, स्रोतों में बताया गया है कि पहली पंक्ति में 4 चरण होते हैं और दूसरी पंक्ति में केवल 2.5 चरण। सुनने वालों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि इसका असल प्रभाव क्या होता है। आप ऐसे समझिए जैसे कोई संगीत की धुन बज रही है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक ताल पर खत्म होगी, लेकिन वो बीच में ही खत्म हो जाती है। हाँ, दूसरी पंक्ति का बीच में ही खत्म हो जाना एक अधूरापन छोड़ देता है। और ये कोई गलती नहीं है, इससे बात पूरी होने से पहले ही रुक जाती है और वो विचार सुनने वाले के दिमाग में गूंजने लगता है। अरे वाह, मतलब ये पाठक को रुकने और विचार को खुद पूरा करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, और यहीं पर प्रुइक्समा का अनुवाद एक बहुत साहसिक कदम उठाता है। तमिल में उस समय विराम चिन्ह नहीं होते थे। हाँ, पंक्चुएशन नहीं था। तो प्रुइक्समा ने अमरीकी कवि W.S. मर्विन से प्रेरणा लेते हुए अपने अनुवाद में पूर्ण विराम का इस्तेमाल ही नहीं किया। फुल स्टॉप ही हटा दिया। हाँ, उसकी जगह उन्होंने एक लंबे डैश का उपयोग किया। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। पूर्ण विराम का मतलब है विचार खत्म, लेकिन डैश देखते ही पढ़ने वाला स्वाभाविक रूप से एक ठहराव लेता है, एक लंबी सांस लेता है। हाँ, ये उस प्राचीन मौखिक परंपरा को पन्नों पर जीवित रखने का तरीका है। इसे एक उदाहरण से समझना अच्छा रहेगा, जैसे बारिश वाली कविता 15 है। प्रुइक्समा इसका अनुवाद कुछ इस तरह करते हैं, वह जो तबाह करती है और उठाती है तबाह हुए को, बारिश। ये जो अंत में डैश और फिर बारिश है, वो सच में उस खामोशी को महसूस कराता है। बिल्कुल, लेकिन इस छोड़ने की कला को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? जैसे अनुवादक ने पूर्ण विराम हटा दिया, वैसे ही लगता है मूल लेखक ने भी कुछ हटा दिया है। हम जानते हैं कि हिंदू दर्शन में जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन तिरुकुरल में केवल 3 खंड हैं, पुण्य, धन और प्रेम। मोक्ष कहाँ है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन प्राचीन टीकाकारों के अनुसार अगर पहले 3 को यानी पुण्य, धन और प्रेम को पूरी ईमानदारी से जी लिया जाए तो चौथा यानी मोक्ष अपने आप मिल जाता है। अच्छा, तो मोक्ष कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन का बाय प्रोडक्ट है। एकदम सही। और मोक्ष को छोड़ने से ये ग्रंथ किसी एक धर्म की शब्दावली में नहीं बनता, ये सबके लिए खुल जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये इतना ही सार्वभौमिक है तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आज बिल्कुल सार्वभौमिक नहीं लगती। आप अर्चना वेंकटेशन की आलोचना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पुस्तक 1 और 2 में जो पुण्य और धन पर हैं, उनमें एक भारी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण दिखता है। बिल्कुल दिखता है। जैसे कविता 909, उसमें पुरुषों को चेतावनी दी गई है कि जो अपनी पत्नी की हर बात मानता है उसे पुण्य या सुख नहीं मिलता, और सारा ध्यान अच्छे बेटों पर है, बेटियों का तो जिक्र ही नहीं है। ये थोड़ी असहजता पैदा करता है, लेकिन हमें इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखना होगा। ये ग्रंथ आज से 1500 साल पहले लिखा गया था। मतलब अपने समय की रूढ़ियों का असर है। हाँ, कोई भी साहित्य अपने समय से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। लेकिन फिर वेंकटेशन बताती है कि तीसरी पुस्तक में जो प्रेम या इनपम पर है, वहां सब कुछ बदल जाता है। और यही तिरुकुरल अपने समय से आगे निकल जाता है। प्रेम वाले खंड में महिलाएं केवल कोई वस्तु नहीं है, वो एक मजबूत विषय के रूप में सामने आती हैं, जो अपनी बात पूरी स्वतंत्रता से कह रही हैं। एक कविता में पुरुष कहता है, तीक्ष्ण स्त्री आंखें, और महिला पूरे अधिकार से जवाब देती है, क्या मैं भी उसके दिल में हूं? वो तो हमेशा मेरे दिल में रहता है। इन कविताओं में जो मनोवैज्ञानिक गहराई है, वो मानव संबंधों की बहुत प्रगतिशील समझ दिखाती है। अगर मैं कहूं तो ये एक कच्चे हीरों के हार जैसा है। कुछ पत्थरों पर पितृसत्ता के दाग हैं, लेकिन कुछ हीरे पूरी तरह से आधुनिक चमक लिए हुए हैं। बहुत सुंदर रूपक है ये,
और अर्चना वेंकटेशन्स कहती हैं कि हमें इसे पुनर्प्राप्ति या एक तरह से सुधारवादी नजरिए से पढ़ना होगा। मतलब हम तय कर सकते हैं कि क्या स्वीकारना है और क्या छोड़ना है? बिल्कुल। इसके दोहे स्वतंत्र हैं, आप कोई भी प्रासंगिक दोहा उठा सकते हैं। और यही बात हमें आज की ज्वलंत समस्याओं पर ले आती है। एंड्रू हार्वे ने जो आज के वैश्विक संकट का चित्र खींचा है, अमेज़न का जलना, महामारी और सत्य का नरसंहार, वो डरावना है। हाँ, सत्य का नरसंहार यानी फेक न्यूज, और वो स्थिति जहां समाज में एक साझा सच ही खत्म हो गया है। तो हार्वे का मानना है कि हमें एक पवित्र सक्रियता या सेक्रेड एक्टिविज्म की जरूरत है। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करुणा और न्याय के लिए काम करना, लेकिन किसी गुस्से या अहंकार से नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शांति के साथ। जैसे फादर बीट ग्रिफिथ्स ने कहा था कि एक सच्चा मनुष्य फूल की तरह कोमल और हीरे की तरह कठोर होता है। हाँ। और तिरुकुरल पर्यावरण संकट पर भी सीधा प्रहार करता है। कविता 20 कहती है कि पानी के बिना कुछ भी प्रवाहित नहीं हो सकता। सोचिए, 1500 साल पहले एक कवि पर्यावरण की अहमियत बता रहा था। ग्रंथ में मांस न खाने और अहिंसा पर भी बहुत जोर है। हाँ, बिना करुणा के आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ ग्रंथ कहता है सब छोड़ दो, वैराग्य की बात करता है, और दूसरी तरफ सक्रियता की बात हो रही है, दुनिया बदलने की बात हो रही है। ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, तिरुकुरल के वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने कर्मों के परिणामों से आसक्ति छोड़ देना। अच्छा, मतलब काम करो पर फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। छोग्यम ट्रुंगपा रिम्पोचे ने इसे समझाने के लिए एक शब्द दिया था, इडियट कंपैशन। इडियट कंपैशन, मूर्खतापूर्ण करुणा, ये क्या होता है? ये वो करुणा है जो सिर्फ अंधी भावनाओं में बहकर की जाती है, बिना सोचे समझे। लेकिन तिरुकुरुल जिस करुणा की बात करता है वो ज्ञान से जुड़ी है, जो जरूरत पड़ने पर हीरे की तरह कठोर हो सके। बिल्कुल, यही वैराग्य और सक्रियता का मिलन है। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि तिरुकुरुल केवल पढ़ने की नहीं, संवाद करने की किताब है। हाँ, ये हमें जीवन के कठोर सत्य, पर्यावरण और करुणा का रास्ता दिखाती है। मुश्किल समय में अच्छे जीवन का अर्थ सहानुभूति और दूसरों की सेवा ही है। बिल्कुल। चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तिरुकुरुल का अध्याय 34 अनित्यता पर है। वो कहता है कि धन और जीवन वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे किसी तमाशे से भीड़, सब कुछ मिट जाने वाला है। फिर भी उसी लेखक ने एक ऐसा ग्रंथ रचा जो 1500 वर्षों से जीवित है। तो सोचने की बात यह है, क्या कुछ ऐसा स्थायी बनाना संभव है जो समय को हरा दे? और क्या ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी खुद की नश्वरता को स्वीकार करना पड़ता है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ तिरुकुरल पर आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। कल्पना कीजिए कि हम ना एक बहुत ही सुरक्षित किले में बैठे हैं। मतलब बाहर से कोई भी दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। हमारे पास एक बड़ी सेना है, खजाना है और हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। बिल्कुल, एकदम सुरक्षित माहौल। हाँ, लेकिन तभी ना हमें अचानक एहसास होता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो अंदर ही अंदर से खोखली हो रही है और हमारे अपने ही लोग मिट्टी में छुपे हुए चाकुओं की तरह हैं जो बिना कोई आवाज किए हमारी जड़ें काट रहे हैं। ओह, सुनकर ही काफी डरावना लगता है ना? सुनने में ये किसी सस्पेंस फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असल में ये हजारों साल पहले लिखी गई शासन और जीवन की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। और यही सच्चाई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में ताकत या संपत्ति क्या होती है। सही कहा। हम अक्सर यही मानते ना कि तिजोरी में रखा सोना या बैंक का बैलेंस ही हमारा धन है। सबसे सीधा हिसाब तो यही लगता है। बिल्कुल, या तो हमारे पास पैसा है या नहीं है। लेकिन जब हम प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं तो ये परिभाषा पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, और इसीलिए आज हम हमारी इस गहरी चर्चा में एक बहुत ही विशेष और प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। बिल्कुल। महान संत और कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित इस ग्रंथ का जो दूसरा भाग है वो पूरी तरह से धन संप्रभुता यानी इंडिपेंडेंट रूल
और शासन पर केंद्रित है। हमारी आज की इस डीप डाइव का मुख्य मिशन यही समझना है कि ये ग्रंथ ना धन को केवल सिक्कों या प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखता। सही बात है। इसके बजाय ये धन को ज्ञान, सही समय की पहचान और सामाजिक रिश्तों के एक बेहद जटिल ताने बाने के रूप में डिफाइन करता है। ईमानदारी से कहूं तो इन प्राचीन पन्नों में जो बातें लिखी हैं, ओहो, वे आज बाजार में मिलने वाली किसी भी आधुनिक लीडरशिप या सेल्फ हेल्प की किताब को मीलों पीछे छोड़ सकती हैं। बिल्कुल छोड़ सकती हैं। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। हाँ, शुरुआत करने के लिए बहुत ही सटीक नजरिया है, क्योंकि जब हम शासन, लीडरशिप या पावर की बात करते हैं तो अक्सर हमारा पूरा ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी सेनाएं, विशाल महल और डिप्लोमेटिक नीतियां। लेकिन तिरुकुरुल एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी सत्य से अपनी बात शुरू करता है। अच्छा। ग्रंथ कहता है कि बाहरी दुनिया या किसी देश पर राज करने से पहले ना एक इंसान को अपने खुद के दिमाग और अपने ज्ञान पर राज करना होता है। मतलब जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वो दुनिया पर क्या शासन करेगा। ये बात तो सच में बहुत गहराई लिए हुए है। मैंने देखा है ग्रंथ में एक सच्चे लीडर के गुणों का जो वर्णन किया गया है वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से 4 गुणों पर जोर दिया गया है। हाँ। उदारता, निडरता, ज्ञान और ऊर्जा। और कहा गया है कि जब ये चारों गुण किसी इंसान में अपने पूरे रूप में विकसित होते हैं तभी वो एक सच्चा लीडर बनता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो क्या है? वो ये है कि लीडरशिप की इतनी बड़ी बड़ी बातों के तुरंत बाद ग्रंथ का पूरा ध्यान अचानक सीखने और विशेष रूप से सुनने की कला पर चला जाता है। मतलब एकदम से शिफ्ट। हाँ, और ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि बहुत सोची समझी रणनीति है। तिरुवल्लुवर सुनने की कला को ना इंसान का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। वे एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं कि कानों का धन सभी धनों में सर्वोच्च है। अरे वाह, ये पंक्ति सच में अद्भुत है। और इसके आगे की जो बात है वो तो और भी शानदार है। जी, ग्रंथ कहता है कि जब कानों के लिए कोई भोजन ना हो तभी पेट को थोड़ा भोजन देना चाहिए। अगर हम इसकी तुलना आज के दौर से करें ना तो ये एक बहुत ही मॉडर्न विचार लगता है। जैसे आज हम सफर करते हुए या काम करते हुए ज्ञानवर्धक चर्चाएं सुनते हैं, तरह तरह के ऑडियो बुक सुनते हैं ताकि हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल, आज का ऑडियो लर्निंग। हाँ, ये एक तरह से प्राचीन काल का ऑडियो लर्निंग मॉडल ही है। मतलब ग्रंथ साफ तौर पे कह रहा है कि शरीर को पालने से पहले अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को ज्ञान का भोजन देना जरूरी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ सुनने को केवल एक अच्छी आदत नहीं मानता, तो और क्या मानता है? बल्कि इसे एक जीवन रक्षक सुरक्षा कवच मानता है। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। पूछे? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसने कभी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा, उसके पास किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या सिर्फ बातें सुनकर कोई सचमुच बुद्धिमान बन सकता है? मतलब ग्रंथ इस साधारण सी चीज को इतना महत्व क्यों दे रहा है? का जवाब ग्रंथ बहुत ही साफ तरीके से देता है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी के पास शिक्षा की कमी है ना, तो उसके लिए सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में जब भी व्यक्ति थका हुआ होता है, निराश होता है या किसी संकट में फंसा होता है, तो ज्ञानियों से सुनी हुई यही बातें उसे टूटने और गिरने से बचाती हैं। जैसे एक सहारा। बिल्कुल, वे एक मजबूत छड़ी की तरह काम करती हैं जो लड़खड़ाते कदमों को संभाल लेती हैं। और इसके विपरीत एक बहुत ही कठोर चेतावनी भी दी गई है। कैसी चेतावनी? ग्रंथ कहता है यदि सुनने की कला उनके भीतर प्रवेश नहीं करती है तो कान होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। ओहो, कान होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। हाँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकली कान का होना काफी नहीं है। विचारों को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की क्षमता होना ही असली धन है। क्या बात है! ये आज के शोर शराबे वाले दौर में कितना सच है। मतलब आज हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेशन का अंबार लगा है। सही बात है, हर कोई बोल रहा है। हाँ, हर कोई बोल रहा है, लेकिन गहराई से सुन कोई नहीं रहा है। ग्रहण करने की क्षमता सच में कम होती जा रही है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी ने सुन लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो बहुत बुद्धिमान बन गया। ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि इतिहास तो ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोग बहुत ज्ञानी थे लेकिन फिर भी वे बुरी तरह फेल हुए। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ ज्ञान होना कभी भी जीत की गारंटी नहीं होता।
और यहीं पर तिरुकुरल अपनी प्रैक्टिकल रणनीति की परतें खोलता है। ग्रंथ ये समझाता है कि केवल ज्ञान होना इनफ नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? उस ज्ञान को सही समय, सही जगह और अपनी खुद की लिमिट्स को समझकर लागू करना ही असली लीडरशिप है। मतलब ज्ञान एक हथियार है, हाँ, लेकिन उसे कब और कहाँ चलाना है, ये जानना असली रणनीति है। रणनीति वाला ये हिस्सा ना मुझे इस पूरे अध्ययन में सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। ग्रंथ समय और स्थान के ज्ञान को बहुत महत्व देता है। बिल्कुल। समय के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन एकदम सटीक उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि दिन के उजाले में एक मामूली कौवा भी शक्तिशाली उल्लू को हरा देता है। क्योंकि दिन का समय उल्लू की ताकत का समय नहीं है। ठीक कहा। और स्थान यानी जगह के महत्व के लिए जो मगरमच्छ का उदाहरण दिया गया है। ओहो, वो तो और भी गहरा है। हाँ, गहरे पानी के भीतर मगरमच्छ अजेय होता है। वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर जमीन पर आता है ना, उसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ एक और बात कहता है कि मजबूत पहियों वाला एक बहुत ही शानदार रथ समुद्र पार नहीं कर सकता और एक विशाल समुद्री जहाज जमीन पर नहीं चल सकता। ये एनालॉजी कितनी सटीक और रिलेवेंट है। अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़ें तो कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी एक फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, मान लीजिए कोई बहुत ही बेहतरीन टेक एक्सपर्ट है, उसे अचानक मैनेजमेंट या किसी ऐसे काम में डाल दिया जाता है जो उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ। और वो वहां बुरी तरह फेल हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा बहुत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नाकाबिल है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसने अपना पानी छोड़ दिया है और अब वो जमीन पर संघर्ष कर रहा है। हाँ। आपकी ताकत पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस मैदान पर खेल रहे हैं। ये बहुत ही शानदार तुलना की आपने। अपनी जमीन और अपने पानी को पहचानना ही रणनीति का पहला नियम है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज है। वो क्या? अपनी सीमाओं का ज्ञान, यानी अपनी लिमिट्स को जानना। हाँ, ग्रंथ में ताकत और लिमिट्स का ज्ञान बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। मुझे याद आ रहा है, एक जगह कहा गया है कि अगर एक गाड़ी पर बहुत सारे मोर के पंख भी लाद दिए जाए ना, तो उसकी धुरी टूट जाती है। ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब मोर के पंख कितने हल्के होते हैं। बिल्कुल, वजन तो महसूस भी नहीं होता। हाँ, लेकिन ग्रंथ कह रहा है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी की लिमिट को पार कर जाते हैं ना, तो वो हल्का सा पंख भी आपकी गाड़ी को तोड़ सकता है। ये ओवरलोड या अपनी क्षमता को ना पहचानने का ही नतीजा है। चाहे वो हमारे रोजमर्रा के काम का बोझ हो, छोटी छोटी परेशानियां हो या दुश्मनों की संख्या हो। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन अगर हम अपनी मेंटल या फिजिकल लिमिट नहीं जानते तो छोटे छोटे झटके भी एक दिन हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। इस ग्रंथ में एक जगह कहा गया है कि सही समय आने तक एक बगुले की तरह इंतजार करो और जब सही मौका मिले तो बगुले की तरह ही अचूक झपट्टा मारो। बगुले की रणनीति। हाँ, अब इंतजार करने की ये बात सुनने में तो बहुत रणनीतिक और समझदारी भरी लगती है। लेकिन क्या यह सिर्फ काम को टालने या हमारे आलस्य को सही ठहराने का एक सुंदर सा बहाना नहीं बन सकता? दिलचस्प सवाल है। मतलब हम अक्सर कह सकते हैं ना, भाई मैं आलसी नहीं हूं, मैं तो बस बगुले की तरह सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। ये भ्रम तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन तिरुवल्लुवर ने इस तर्क को आलस्य और सुस्ती की चर्चा करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से काट दिया है। अच्छा, कैसे? ग्रंथ सुस्ती और रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस के बीच एक बहुत ही गहरी लाइन खींचता है। वो लाइन क्या है? इसे थोड़ा और समझाइए ना। देखिए, सुस्ती की बारे में ग्रंथ कहता है कि अपने फर्ज को भूलना, काम टालना और अज्ञानता की नींद में सोते रहना ये पतन की निशानी है, ये विनाशकारी है। दूसरी तरफ बगुले का इंतजार करना सुस्ती नहीं है। जब एक बगुला पानी में एक पैर पर शांत खड़ा होता है तो क्या वो सो रहा होता है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा उस एक मछली पर केंद्रित होती है। वो एकदम हाइपर फोकस्ड है। रणनीतिक धैर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक दिशा में पूरी तरह से फोकस करके सही पल की प्रतीक्षा करना।
जबकि आलस्य का मतलब है अपनी ऊर्जा का पूरी तरह से बिखर जाना या नष्ट हो जाना। बगुला सुस्त नहीं है, वो एक शिकारी की तरह पूरी तरह से अलर्ट है। वाह, ये अंतर बहुत ही स्पष्ट है। मतलब बगुला इंतजार कर रहा है लेकिन उसकी नजर अपने लक्ष्य से हट नहीं रही है। बिल्कुल। अब तक की चर्चा से ये समझ में आ गया कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने टाइम और स्पेस की रणनीति भी बना ली और हमने धैर्य रखना भी सीख लिया। सही। लेकिन कोई भी लीडर या इंसान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। उसे लोगों की जरूरत होती है, उसे एक समाज की जरूरत होती है। और यहीं से हम इंसानी रिश्तों और सामाजिक बुनावट के एक बहुत ही जटिल मायाजाल में एंट्री करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शासन, लीडरशिप या यहाँ तक कि एक सफल जीवन भी कभी अकेलेपन में नहीं जिया जा सकता। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रणनीति में आपका साथ कौन देगा, आपकी आंख और कान कौन बनेंगे और कौन छुपकर आपकी जड़ें काटेगा। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब हम किसी राज्य या शासन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सेना आती है। हाँ, आर्मी। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि एक राजा की दो आंखें उसकी सेना नहीं बल्कि उसके जासूस और उसकी अंतरात्मा की किताबें हैं। और जासूसी के इस सिस्टम को कितनी बारीकी और साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन देता है कि एक जासूस की बात पर तब तक भरोसा मत करो जब तक क्या, इन जासूसों का नियम बताया गया है। ग्रंथ कहता है कि जहां 3 अलग अलग और इंडिपेंडेंट जासूस किसी एक बात पर सहमत हों, वहीं स्पष्टता होती है और उसी बात को सच मानना चाहिए। बिल्कुल। क्या ये आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के तरीके जैसा नहीं है? मतलब आज जब चारों तरफ झूठी और फेक न्यूज़ फैलती हैं, तो हम भी तो यही करते हैं। हाँ, हम भी तो यही कहते हैं कि किसी भी खबर को सच मानने से पहले कम से कम 3 अलग अलग ऑथेंटिक सोर्स से उसे चेक कर लो। एक सोर्स गलत हो सकता है, 2 आपस में मिले हो सकते हैं, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट सोर्स का एक ही बात कहना सच्चाई की पक्की निशानी है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। सच को खोजना और भ्रम से बचना हमेशा से मुश्किल रहा है, चाहे वो प्राचीन काल का कोई राज्य हो या आज का हमारा समाज। सही बात है। लेकिन जासूसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हिस्सा है जो मित्रता और दुश्मनी की बात करता है। मित्रता पे की गई चर्चा तो बहुत गहराई लिए हुए। एक लाइन है जो सीधे दिल पर लगती है, दोस्ती सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं है, दोस्ती वो दिल है जो मुस्कुराता है। बहुत खूबसूरत। ये दिखाता है कि रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि अंदरूनी जुड़ाव से बनते हैं। और इसके साथ ही विपत्ति में साथ छोड़ने वाले और झूठे दोस्तों से बचने की बहुत कड़ी चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो तिरुकुरल खुले दुश्मनों से उतना नहीं डरता। अच्छा। हाँ, जो दुश्मन सामने से वार करता है उसकी नीयत साफ है, उसके लिए रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। असली खतरा कोई और है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ग्रंथ कहता है कि रोते हुए दुश्मनों के आंसुओं पर कभी भरोसा न करना। बिल्कुल। ये एक बहुत ही भयानक इमेज पेश करता है। आगे कहा गया है कि प्रार्थना करते हुए हाथों के बीच या प्रणाम करते हुए हाथों में भी चाकू छिपे हो सकते हैं। सबसे खतरनाक चीज बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अपनों के भेष में छिपे हुए दुश्मन है। बाहरी दुश्मन तो एक मजबूत किले की दीवारों से रोके जा सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन आपके घर के अंदर हैं, आपके करीब हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे? उनकी तुलना ना मिट्टी में आसानी से धंसने वाले चाकू से की गई है। मिट्टी में धंसने वाला चाकू। इस एनालॉजी की गहराई देखिए। लकड़ी या पत्थर पर चाकू मारें तो आवाज होती है, रुकावट होती है। बिल्कुल। लेकिन गीली मिट्टी में चाकू बिना किसी आवाज के बड़ी खामोशी से अंदर तक उतर जाता है। आपके अपने लोग जो आपके करीब हैं, वे आपको इसी खामोशी से नुकसान पहुंचाते हैं। और एक और बहुत ही खौफनाक उपमा दी गई है। ग्रंथ कहता है, भीतर के दुश्मनों के साथ एक घर में रहना बिल्कुल वैसा है जैसे सांपों के साथ एक झूपड़ी में रहना। बाप रे। सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या होगी। वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। क्योंकि उसे नहीं पता कि अंधेरे में वो सांप कब डस लेगा। बिल्कुल सही। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी असुरक्षा, इतने सारे खतरों और ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच कोई भी इंसान अपना मेंटल बैलेंस और अपनी ताकत कैसे बनाए रख सकता है? इसके लिए तो उन जड़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है जो पूरे समाज को टिकाए रखती हैं, और उन बुराइयों से बचना जरूरी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं।
और ठीक यहीं पर तिरुकुरल का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र खुलकर सामने आता है। अच्छा। सत्ता के गलियारों से निकलकर ये ग्रंथ अचानक हमें समाज की जमीनी हकीकत से जोड़ता है। ये पूरी तरह से कृषि यानी फार्मिंग और किसानों की सर्वोच्चता पर जोर देता है। ये हिस्सा ना मुझे बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ लगा। मतलब इतने भारी राजनीतिक दांव पेंच और जासूसों की कहानियों के बाद अचानक हम खेतों में आ जाते हैं। हाँ, ग्रंथ कहता है कि किसान उस धुरी की तरह हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखती है। जो लोग खेती नहीं करते, चाहे वे कितने भी बड़े राजा या अफसर क्यों ना हो, अंततः वे भी किसानों के ही आश्रित हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था अपने समय का। ये दर्शाता है कि इस ग्रंथ की नज़र में असली धन का आधार महलों में रखा सोना नहीं, बल्कि उत्पादक मेहनत है। अगर समाज का बेसिक ढांचा यानी कृषि और मेहनत करने वाले लोग मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सारी संप्रभुता, आपकी सारी लीडरशिप और खजाने सब बेकार हैं। सत्ता की असली ताकत जमीन से आती है। सही बात है। लेकिन जिस तरह किसान और मेहनत समाज को पालते हैं, उसी तरह ग्रंथ में कुछ ऐसी आदतों का भी जिक्र है जो व्यक्ति और समाज दोनों को बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल। इसमें जुआ खेलने और शराब पीने की कड़ी निंदा की गई है। जुए के बारे में कहा गया है कि ये इंसान को एक झूठ बना देता है। क्योंकि एक जुआरी की कोई अपनी सच्चाई या डिग्निटी नहीं रह जाती। हाँ, वो सिर्फ अपने लालच, नुकसान की भरपाई करने की हवस और हार जीत के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा हुआ एक खोखला इंसान बन जाता है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी। और शराब के बारे में जो बातें कही गई हैं वे तो बहुत ही कठोर हैं। हाँ, ग्रंथ कहता है सोने वाले और मरे हुए लोगों में कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी तरह जहर पीने वाले और शराब पीने वाले में भी कोई अंतर नहीं है। एकदम सीधा वार। हाँ, इसे सीधा सीधा जहर के समान माना गया है, क्योंकि यह इंसान से उसका सबसे बड़ा धन छीन लेता है। और वो धन है उसका विवेक, उसकी सोचने समझने की क्षमता। शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ग्रंथ में चिकित्सा और हेल्थ पर भी काफी चर्चा की गई है। हाँ, और इसमें दी गई सलाह इतनी सिंपल और लॉजिकल है, फिर भी हम आज तक उसे जीवन में उतारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। ग्रंथ कहता है कि भोजन केवल तभी करना चाहिए जब पहले का खाया हुआ पूरी तरह से पच जाए। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मैं हैरान रह गया। हजारों साल पहले लिखी गई ये बात आज की हमारी लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। बिल्कुल बन गई है। आज हम इसके लिए बड़े बड़े डाइटिशियन के पास जाते हैं, इसे माइंडफुल ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग के नए नए नामों से जानते हैं। हाँ, फास्टिंग का ट्रेंड। हम हजारों रुपए खर्च करके ये सीखते हैं कि शरीर को आराम कैसे देना है, और तिरुवल्लुवर ने इसे बस एक सिंपल सी लाइन में समेट दिया था। यही इस प्राचीन ग्रंथ की असली सुंदरता है। ये महज उपदेश नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान सिखाता है। सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें ना, तो हम देखते हैं कि तिरुकुरल की नज़र में धन का मतलब सिर्फ तिजोरी भरना या सत्ता हासिल करना नहीं है। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना प्यार, करुणा और दान के इकट्ठा किया गया अपार धन भी गांव के बीच चौराहे पर उगे एक जहरीले पेड़ के समान है। वो किसी के काम का नहीं होता, बल्कि समाज के लिए खतरनाक होता है। तो फिर एक पूर्ण जीवन या सच्चा धन किसे कहेंगे? सच्चा धन है एक स्वस्थ शरीर, एक स्पष्ट और जागरूक दिमाग जो ज्ञान को सुन और समझ सके। सच्चा धन वे वफादार दोस्त हैं जो मुश्किल में साथ खड़े हों। सच्चा धन अपनी सीमाओं का ज्ञान है, सही समय पर सही कदम उठाने की कला है और समाज के आधार यानी मेहनत का सम्मान करना है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं ना, तभी एक इंसान सच में अमीर बनता है और एक लीडर सच में संप्रभु कहलाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी यात्रा पे एक नजर डालें, तो हमने एक बहुत ही लंबा और गहरा सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की एक व्यक्ति के खुद के दिमाग को कंट्रोल करने से, जहां सुनने की कला को सबसे बड़ा धन माना गया। फिर हम बाहरी दुनिया में गए, कैसे उल्लू और मगरमच्छ के उदाहरण से समय और स्थान का उपयोग करना है। उसके बाद हमने इंसानी रिश्तों के जाल को समझा, जहां हमने 3 जासूसों के नियम से लेकर घर के भीतर बैठे उन दुश्मनों को पहचाना जो सांपों की तरह खतरनाक हैं। सही कहा।
और अंत में हमने समाज की असली नींव यानी किसानी और इंसान को बर्बाद करने वाली आदतों को समझा। ये सफर वास्तव में एक इंसान के भीतर के विचार से लेकर पूरे समाज और शासन के मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। ये सब समझने के बाद अब एक विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वे भी इस पर गहराई से विचार करें। हमने बहुत सी बड़ी बड़ी रणनीतियों, भारी दुश्मनों और शासन की बात की, लेकिन इस ग्रंथ में एक ऐसा श्लोक है जो बहुत ही खामोशी से हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा और भयंकर सच उजागर करता है। ग्रंथ कहता है, दिमाग की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस ऑफ माइंड या अपनी सुध-बुध भूलने की आदत इंसान की प्रसिद्धि को मार देती है, और जो लोग बिना पूर्व सुरक्षा के या बिना सोचे समझे काम करते हैं वे बाद में रोते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। ध्यान का न होना ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। जरा सोचिए, हमारे आज के इस तेज रफ्तारी जीवन में जहां हर पल हमारे हाथ में स्मार्टफोन की स्क्रीन है, चारों तरफ शोर है, हमारे जीवन में कितने बड़े नुकसान किसी बाहरी दुश्मन की साजिश से नहीं होते। हमारे सबसे बड़े नुकसान अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस पल में मेंटली मौजूद ही नहीं थे, हमारा ध्यान कहीं और था। बिल्कुल सही बात है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हाँ, हम चीजों को भूल गए या हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने शुरुआत में बैंक बैलेंस वाली बात की थी ना, क्या ये मुमकिन है कि आज के मॉडर्न युग का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी सबसे बड़ी गरीबी पैसों की कमी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की बेध्यानी या ध्यान का भटकना है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर पल अवेयर न रहना ही हमारी असली कंगालियत है? इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं। कुछ समय निकालिए, अच्छी बातों को सुनिए और सबसे जरूरी अपने दिमाग को पूरी तरह से वर्तमान में रखिए। क्या व्हाट्सएप पर वो जो टाइपिंग बबल आता है ना, हाँ। उसको घंटों घूरना, हाँ, और ब्लू टिक आने के बाद भी रिप्लाई का इंतजार करना। एकदम ब्लू टिक आ गया पर रिप्लाई नहीं आया, हाँ। तो ओवर थिंक करना शुरू। हाँ। हम लोगों को, मतलब आज की जनरेशन को ये लगता है कि ये जो डिजिटल एंजाइटी है ना, बिल्कुल। एक टेक्स्ट मैसेज आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाँ। या उस एक इमोजी का घंटों विश्लेषण करना, हाँ। कि आखिर इसका मतलब क्या था। हाँ। हमें लगता है ये सब बिल्कुल नई परेशानियां हैं। सही बात है, हमें लगता है स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के साथ ही ये सब शुरू हुआ है। हाँ, क्योंकि आम धारणा यही है कि पिछली पीढ़ियों का प्रेम बड़ा सीधा और सरल था। हाँ। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है। मतलब सोसाइटी में एक आम विश्वास बन गया है कि आधुनिक तौर तरीकों ने और टेक्नोलॉजी ने ही रिश्तों को इतना जटिल या कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम बस यही सोचते हैं कि पहले के समय में लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर बेचैन नहीं होते होंगे। पर जब हम इतिहास और साहित्य की गहराई में जाते हैं ना, तो सच्चाई इससे काफी अलग मिलती है और चौंका देने वाली मिलती है। बिल्कुल सही। और यही सच्चाई आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों पुरानी है, बहुत पुरानी, पर उसकी बातें आज के किसी रोम-कॉम मूवी या मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर से ज्यादा रिलेटेबल हैं। तो चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारतीय साहित्य की एक महान कृति के बारे में। हाँ, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल। सही पकड़ा। और विशेष रूप से हम इसके अंतिम खंड को एक्सप्लोर करेंगे जो पूरी तरह से प्रेम यानी लव पर आधारित है। वैसे देखा जाए तो तिरुकुरल को आमतौर पर उसके नैतिक और सामाजिक ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है ना? हाँ, मोस्टली एथिक्स के लिए। बिल्कुल। स्कूलों में या दस्तावेजों में इसे एथिक्स का ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इसका जो तीसरा हिस्सा है, जो प्रेम पर है, हाँ, जिसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला गुप्त प्रेम यानी सीक्रेट लव, और दूसरा वैवाहिक प्रेम यानी वेडेड लव। अच्छा। ये हिस्सा इंसानी मनोविज्ञान और इमोशंस का एक पूरा खजाना है। इसे पढ़कर महसूस होता है कि कवि सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे? वो दिमाग के अंदर चलने वाले तूफान को भी देख सकते थे। अरे वाह। इस ग्रंथ को समझने के बाद एक चीज जो पूरी तरह से साफ हो जाती है वो ये है कि प्रेम में इंसानी भावनाएं, मतलब जो हमारी फीलिंग्स हैं, समय के साथ वैसी की वैसी हैं। एकदम वैसी ही, कोई फर्क नहीं आया। तो आज की चर्चा का मकसद यही देखना है कि ये सदियों पुराना ग्रंथ आज के आधुनिक प्रेम और रिश्तों की साइकोलॉजी को कितनी सटीकता से दर्शाता है। ये साबित करने की कोशिश है कि इंसान की इमोशनल वायरिंग में हजारों सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल। ये खंड सिर्फ कविता या शायरी नहीं है, समझिए। कवि ने उन छोटी छोटी बातों को पकड़ा है
जो आकर्षण की शुरुआत में होती हैं। शुरुआती साइंस, राइट? हाँ, ये भावनाओं की पैदाइश और रिश्तों के उतार चढ़ाव का एक बेहद सटीक विश्लेषण है। तो चलिए इसकी शुरुआत से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो इस गुप्त प्रेम की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? जाहिर है, जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो सीधे शब्दों से बात नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं। शुरुआत होती है इशारों से, एक दूसरे को छुप छुप के देखने से, उस आकर्षण से। स्रोत में लिखा है वर्ष 1085 में कि पहली नजर का आकर्षण कितना शक्तिशाली होता है। ओह, वो वर्ष बहुत ही कमाल का है। हाँ। यहाँ कवि नायिका की आंखों की तुलना एक ही वक्त में 3 अलग-अलग चीजों से करते हैं। मौत, हिरण और एक अप्सरा, जिसे साइरेन भी कहा जाता है। यहाँ आकर मुझे एक पल रुकना पड़ता है। मौत और एक मासूम हिरण, ये दोनों एक ही आंख में एक साथ कैसे दिख सकते हैं? मतलब ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं लगती? देखिए, यही तो इस प्राचीन साहित्य की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना। मनोविज्ञान के नजरिए से? हाँ, तो मौत का यहाँ मतलब किसी का प्राण लेना या कोई लिटरल डेथ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये पुराने सेल्फ का या अहंकार का मर जाना है। जब कोई पहली बार किसी की तरफ इतनी तीव्रता से आकर्षित होता है तो उसकी जो अपने आप पर कंट्रोल होती है ना, सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल, वो सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो दिमाग के लिए एक डेथ ऑफ कंट्रोल जैसा अनुभव है। ओह वाह, अब समझ आया। और हिरण वाली बात? वहीं हिरन जैसी मासूमियत दिखाती है कि उस आकर्षण में कोई चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है। वो पूरी तरह से नेचुरल है ना? एकदम नेचुरल। और तीसरा जो अप्सरा या सायरन का प्रतीक है, वो दर्शाता है कि वो नजर इंसान को अपनी तरफ पूरी तरह से खींची चली आने पर मजबूर कर देती है, चाहे आगे खतरा ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। यार, ये पूरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो सिर्फ एक झलक में कवर हो रहा है। और इसी नजरों के खेल में एक और विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स जो वर्ष 1091 में बयान किया गया है। हाँ, बीमारी और इलाज वाला वर्ष। एग्जैक्टली। कवि बताते हैं कि नायिका की उन काजल लगी आंखों में 2 तरह की नजरें बसती हैं। एक नजर वो है जो सामने वाले को बीमार करती है, और दूसरी नजर वो है जो उस बीमारी का इलाज भी करती है। हाँ, इसे पढ़कर दिमाग में उलझन होती है। मतलब आखिर एक ही इंसान बीमारी और दवा दोनों कैसे हो सकता है? इसको हमारे दिमाग के न्यूरोकेमिस्ट्री से समझा जा सकता है। न्यूरोकेमिस्ट्री से? कैसे? जब किसी से पहली बार आकर्षण होता है तो दिमाग में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से बढ़ जाते हैं। ओह, मतलब सच में स्ट्रेस होता है बॉडी को? हाँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बेचैनी होती है, भूख उड़ जाती है। ये पूरी तरह से एक बीमारी जैसे लक्षण है। इंसान को समझ नहीं आता कि उसके शरीर को क्या हो रहा है। और इलाज कैसे मिलता है फिर? पर जब वही व्यक्ति पलटकर एक हल्की सी मुस्कान देता है या प्यार से देख लेता है ना, तो दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो उस बेचैनी को तुरंत शांत कर देते हैं और एक रिवॉर्ड की फीलिंग देते हैं। अरे वाह। कवि को इन मॉडर्न हार्मोन्स के नाम नहीं पता थे, पर उसने इस फिजियोलॉजिकल रियलिटी को बीमारी और दवा के मेटाफॉर में बिल्कुल सटीक पकड़ लिया। दिमाग के केमिकल मैकेनिज्म को हजारों साल पहले इतनी खूबसूरती से लिखा गया, ये वाकई हैरान करने वाला है। सही बात है। और सिर्फ देखना ही नहीं, बिना शब्दों के जो संवाद होता है वो इस गुप्त प्रेम का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे वर्ष 1093 में जिक्र है कि नायिका का देखना और फिर पलके झुकाकर नीचे देखना प्रेम को सींचने या अफेक्शन को वाटर करने के बराबर है। बिल्कुल सही कहा। ये पलके झुकाना आधी स्वीकृति से भी ज्यादा की कंफर्मेशन दे देता है। और इसकी तुलना आज के डिजिटल जमाने से करना बड़ा आसान और दिलचस्प है। कैसे भला? देखिए, आज जब लोग घंटों एक टेक्स्ट मैसेज के रीड रिसीप्ट्स का विश्लेषण करते हैं कि उसने रिप्लाई तुरंत क्यों नहीं किया। हाँ, या टेक्स्ट के आखिर में लगाए गए उस एक इमोजी का आखिर क्या मतलब था। बिल्कुल। तब के दौर में जब फोन नहीं थे, उन छोटी छोटी नजरों का और उन पलकें झुकाने के माइक्रो एक्सप्रेशंस का बिल्कुल वैसे ही विश्लेषण होता था। ये डिकोडिंग का ऑब्सेशन इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर होता है। शब्दों का सहारा तो होता नहीं है तब। सही कहा। जब तक शब्दों का सहारा नहीं मिलता तब तक इंसान सामने वाले के हर एक इशारे को अपने सर्वाइवल और मेटिंग इंस्टिंक्ट के तहत डिकोड करने की कोशिश करता है। अच्छा। अगर हम इसको वर्ष 1101 से जोड़ें तो वहाँ कवि बताते हैं कि प्रेम में 5 इंद्रियां यानी देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना एक ही व्यक्ति में आकर मिल जाती हैं। हाँ,
ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कवितामयी बात नहीं है। जब हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पूरी तरह से किसी एक इंसान पर शिफ्ट हो जाती है तो हमारा सेंसरी परसेप्शन हाइपर अलर्ट हो जाता है। एकदम सही। इंसान की पूरी दुनिया सिर्फ उस एक व्यक्ति की खुशबू, उसकी आवाज और उसकी झलक तक सिमट जाती है। बाकी पूरी दुनिया बस बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। ये इंटेंस फोकस ही गुप्त प्रेम को इतना नशा देने वाला बनाता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वियोग का दर्द। हाँ, क्योंकि गुप्त प्रेम हमेशा इस शुरुआती रोमांटिक स्टेज में ठहर तो नहीं सकता। जब ये आकर्षण गहरा होता है और दुनिया की नजर में आने लगता है, तब आते हैं सामाजिक बंधन और दूरियां। बिल्कुल। इशारों की वो मीठी भाषा अब वियोग की पीड़ा में बदल जाती है। और यहाँ स्रोत में एक ऐसी बात आती है जिसने मनोविज्ञान को शरीर विज्ञान से जोड़ दिया। आप फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वियोग के शारीरिक लक्षणों की। जी। स्रोत में शरीर का पीला पड़ना बताया गया है, पर वर्ड्स 1157 और 1234 में कलाइयों से चूड़ियों का गिरना। एग्जैक्टली चूड़ियों का गिरना वियोग का मुख्य लक्षण बताया गया है। चूड़ियों का गिरना आखिर वियोग को कैसे दर्शाता है, ये कनेक्शन थोड़ा समझ नहीं आया। ये प्रतीक अपने आप में साइकोलॉजी और बायोलॉजी का एक बहुत गहरा कनेक्शन दिखाता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति हार्ट ब्रेक या एक्सट्रीम सेपरेशन एंजाइटी से गुजरता है, तो वो स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। बॉडी भी रिएक्ट करती है। हाँ, बॉडी एक सिवियर डिस्ट्रेस स्टेट में चली जाती है। ऐसे शोक की हालत में भूख लगना बंद हो जाती है, नींद उड़ जाती है और इंसान फिजिकली दुबला होने लगता है और पतला हो जाता है, तो कलाइयां सिकुड़ जाती हैं और चूड़ियां अपने आप सरकने लगती हैं। ओह माय गॉड। ये उस इनर पीड़ा का एक प्योरली फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। कवि यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि सेपरेशन सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये एक ट्रॉमा है जो ह्यूमन बॉडी को अंदर से तोड़ देता है। एकदम सही। हार्ट ब्रेक को एक लिटरल फिजिकल इलनेस की तरह प्रेजेंट करना, ये सच में दिल छू लेने वाली बात है। और इसमें कवि ने कोई हाइपरबोली यूज नहीं किया है, ये रियलिटी है। पर इसी दर्द और सेपरेशन के दौर में श्रोता एक और पॉइंट उठाता है जिसे सुनकर शुरू में विश्वास नहीं होता। किस बारे में? वो पॉइंट है अफवाहें, यानी गॉसिप। हम तो आमतौर पर यही मानते हैं कि गॉसिप या अफवाहें किसी भी नए नाजुक रिश्ते को बर्बाद कर देती हैं, वो डर पैदा करती हैं, है ना? आम धारणा तो यही है। लेकिन यहाँ स्रोत बिल्कुल उल्टा दावा कर रहा है। लिखा है कि अफवाहें प्रेम को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे खाद और पानी देती हैं। वर्ष 1148 कहता है कि बातों और अफवाहों का होना प्रेम की आग पर तेल डालने जैसा है। यहाँ मुझे थोड़ी असहमति और कंफ्यूजन हुई। बदनामियां अफवाह से प्रेम की आग बढ़ कैसे सकती है? लोग तो और डर जाएंगे ना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसको मनोविज्ञान की भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। कैसा कॉन्सेप्ट? जिसे आज की साइकोलॉजी में रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट। हाँ, जब भी किसी रोमांटिक रिश्ते में बाहरी विरोध होता है या समाज उस रिश्ते के खिलाफ खड़ा होता है, तो उन दो लोगों के बीच का आपसी बॉन्ड कमजोर होने के बजाय और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ओह, इसका मतलब है कि बाहरी विरोध उन्हें एक दूसरे पर और ज्यादा डिपेंड होने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। जब पूरी दुनिया आलोचना कर रही होती है, तो एक साइकोलॉजिकल उस वर्सेस द वर्ल्ड की फीलिंग पैदा होती है। दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। सही पकड़ा। गुप्त प्रेम की बुनियाद ही उस सीक्रेसी और उस टैबू पर टिकी होती है। जब गांव में अफवाहें खेलती हैं, तो उन प्रेमियों को डर जरूर लगता है, पर साथ ही एक वैलिडेशन भी मिलता होगा। एकदम मिलता है। उनका जो रिश्ता कल तक सिर्फ एक राज था, वो इन अफवाहों के जरिए रियलिटी बनने लगता है। अफवाह उनके सीक्रेट पर एक सामाजिक मुहर लगा देती है कि उनका प्रेम वाकई अस्तित्व में है। अरे वाह। यहाँ समाज का दबाव और विरोध उनके बीच की बॉन्डिंग को और मजबूत करने का काम करता है। सदियों पहले कवि को इस रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट की ऐसी सटीक समझ थी, ये हैरत अंगेज है। बिल्कुल है। लेकिन इस सामाजिक टेंशन और वियोग के बीच स्रोत में एक ऐसी चीज आई जो सच में किसी एक्सट्रीम बगावत जैसी लगती है। आप ताड़ के घोड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 1131 और 1132 में जिक्र किए गए ताड़ के घोड़े या पाम हॉर्स की सवारी की। ये बहुत ही गहरा मुद्दा है। स्रोत कहता है कि जब मर्यादा टूट जाती है और वियोग का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो प्रेमी ताड़ के पत्तों से बने घोड़े पर सवार होने की बात करता है। वेट, एक मिनट। आखिर ये ताड़ का घोड़ा क्या है? ये किस तरह का सामाजिक विरोध था?
ये प्राचीन तमिल साहित्य का एक बेहद अनूठा, दर्दनाक और शक्तिशाली ऐतिहासिक व्यवहार था जिसे मदल परंपरा कहा जाता था। मदल परंपरा। हाँ, जब किसी आशिक का प्रेम ठुकरा दिया जाता था या समाज पूरी तरह से उसकी प्रेमिका तक पहुंचने के रास्ते बंद कर देता था, तो वो क्या करता था? तो वो व्यक्ति खजूर या ताड़ के पत्तों से एक रफ कांटेदार घोड़ा बनाता था। ताड़ के पत्ते बहुत नुकीले और धारदार होते हैं, बिल्कुल आरी की तरह। बाप रे। प्रेमी उस पेन इंड्यूसिंग घोड़े पर सवार होता था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर घाव हो जाते थे और खून बहने लगता था। वो उसी हालत में गांव की गलियों में घूमता था। ये तो बेहद भयानक है। अपना ही शरीर कांटों से और नुकीले पत्तों से क्यों छिलना? ऐसा दर्दनाक कदम उठाने की क्या वजह हो सकती थी? वजह थी उसके अंदर के भावनात्मक दर्द का एक खुला पब्लिक मैनिफेस्टेशन करना। मतलब दुनिया को दिखाना कि मैं अंदर से कितना टूट गया हूं। बिल्कुल। वो दिखाना चाहता था कि उसके अंदर का दुख उसके बाहरी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा है। साथ ही ये पूरे गांव और उसकी प्रेमिका के परिवार के सामने शेम, इज्जत और मर्यादा को पूरी तरह से त्याग देने का एक ऐलान था। एक तरह से समाज की इज्जत का बॉयकॉट करना। हाँ, जब इंसान दर्द में इतना डेस्परेट हो जाता है तो उसे सामाजिक नियम और बदनामी का डर नहीं रहता। सही बात है। वो समाज से चिल्लाकर कह रहा होता है कि मेरी सामाजिक इज्जत अब खत्म हो चुकी है, मैं कुछ छिपाने वाला नहीं और मैं इस दर्द के साथ पूरे गांव के सामने अपना तमाशा बनाऊंगा। अरे वाह। इस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी और बगावत को देखकर कई बार लड़की के घरवाले शर्म और सामाजिक दबाव के मारे विवाह के लिए राजी हो जाते थे। ये तो एक बेहद एक्सट्रीम पब्लिक प्रोटेस्ट था, अपना दिल टूटने का और अपने दर्द का बिल्कुल खुलम-खुला प्रदर्शन। हाँ, जहां शेम और बेशर्मी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पर चलिए थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि इस पूरे वियोग और संघर्ष का दौर निकल गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अफवाहों और प्रोटेस्ट ने काम किया और दोनों का आखिरकार विवाह हो गया। यहाँ शुरू होता है स्रोत का अगला हिस्सा, वैवाहिक प्रेम या वेडेड लव, जो कि सबसे मजेदार हिस्सा है। बिल्कुल। आमतौर पर कहानियां यहीं पर एक सुखद अंत पर आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि अब शादी हो गई तो अब रिश्ते की सारी एंग्जाइटी, वो सारी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी और शांति मिलेगी। पर स्रोत इस बात से पूरी तरह इनकार करता है ना? हाँ, और यही सच्चाई भी है। तिरुकुरल का अंतिम हिस्सा एक बहुत ही गहरी सीख देता है कि एक सक्सेसफुल और लंबा रिश्ता कंप्लीटली शांत कभी नहीं होता। कभी नहीं। थोड़ी सी तकरार, बिना वजह का झगड़ा और रूठना, जिसे इंग्लिश में सल्किंग कहते हैं, किसी भी वैवाहिक रिश्ते को लंबा चलाने के लिए बहुत जरूरी माना गया है। वर्ष 1302 में कवि ने इस रूठने की तुलना खाने में नमक से की है। ये एक क्लासिक एनालॉजी लगी मुझे। हाँ, कवि कहते हैं कि थोड़ा रूठना खाने में नमक की तरह स्वाद बढ़ाता है। लेकिन अगर नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो पूरा खाना बेकार और कड़वा हो जाता है। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। नमक के बिना खाना बिल्कुल फीका है और ज्यादा हो तो खाया ही नहीं जाता। एक सटीक बैलेंस हर कपल को ढूंढना पड़ता है। लेकिन मुझे स्रोत का एक हिस्सा पढ़कर सच में बहुत हंसी आई, क्योंकि वो रूठने के जिन बहानों की बात करता है ना, छींकने वाला बहाना। हाँ, वो आज के दौर के बेवजह झगड़ों से इतने सटीक तरीके से मिलते जुलते हैं कि लगता है इंसान की फितरत रत्ती भर भी नहीं बदली। बिल्कुल नहीं बदली। वर्ष 1317 में छींकने यानी स्नीजिंग का जिक्र है। स्रोत बताता है कि पुरानी मान्यता के अनुसार अगर अचानक छींक आए तो इसका मतलब है कि कोई आपको दिल से याद कर रहा है। हाँ, ये मान्यता तो आज भी है। अब वर्ष में होता ये है कि प्रेमी अचानक छींकता है, प्रेमिका उसे परंपरा के अनुरूप आशीर्वाद देती है, पर अचानक रोने लगती है और गुस्से से पूछती है, सच बताओ तुम्हें किस और ने याद किया? बड़ा मजेदार है ये। और इसमें जो अगला कदम प्रेमी उठाता है वो और भी मजेदार और कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वर्ष 1318 में प्रेमी सोचता है कि इस मुसीबत से बचने के लिए अगली बार जब छींक आएगी तो मैं रोकूंगा। बेचारा। वो अपनी छींक रोकने की कोशिश करता है ताकि झगड़ा ना हो, पर उसकी इस कोशिश पर प्रेमिका फिर रोती है और कहती है, तुम किसकी याद को अपने दिल में छुपा रहे हो जिसे तुम छींक के जरिए बाहर आने नहीं दे रहे? मतलब प्रेमी के पास बचने का कोई रास्ते ही नहीं है। छींके तो फंसा, ना छींके तो फंसा। अगर इस सीन की तुलना आधुनिक झगड़ों से की जाए तो ये बिल्कुल रात वाली टेक्सटिंग जैसा है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा है जैसे रात के 2 बजे किसी का ऑनलाइन दिखना। रिप्लाई देर से आए तो झगड़ा होता है कि कहाँ बिजी थे, किससे बात हो रही थी। और अगर जल्दी रिप्लाई आ जो है तो बोला जाता है, इतनी रात को जागकर आखिर किसका इंतजार हो रहा था। दोनों ही हाल में सिचुएशन विन विन नहीं होती। ये छींक का विरोधाभास या पैराडॉक्स सच में बहुत रिलेटेबल है।
वैसे ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जिसे रिलेशनशिप साइकोलॉजी में इमोशनल बिड्स कहा जाता है। इमोशनल बिड्स, ये क्या होता है? यहाँ कवि बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी बातों पर रूठना है, ये असल में किसी बात पर आया हुआ रियल गुस्सा या नफरत नहीं है। तो फिर क्या है? जब रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो उनमें एक ठहराव और एक डेली रूटीन जैसी ठंडक आ जाती है। थोड़ी बोरिंग हो जाती है लाइफ। ऐसे में छींकने जैसी बिल्कुल छोटी इलॉजिकल बात पर रूठना दरअसल अपने पार्टनर का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने की एक तकनीक है। अच्छा, ये बताने का तरीका है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लोग टॉक्सिक हो रहे हैं या बेवजह रिश्ते की शांति भंग करना चाहते हैं? नहीं नहीं, इसे टॉक्सिसिटी का नाम देना गलत होगा। ये भावनाओं का एक सेफ प्ले है जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में जरूरी होता है। ओह, मतलब ये जरूरी है। बिल्कुल। वर्स 1326 और 1330 में इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई किया गया है। कवि कहते हैं कि शुरुआती मिलन से भी ज्यादा मीठा प्रेम में रूठना और फिर मान जाना है। मान जाना ज्यादा मीठा है? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि रूठने और मनाने की इस प्रक्रिया में कपल को उन शुरुआती आकर्षण के दिनों को वापस जीने और रिक्रिएट करने का मौका मिलता है। ओह वाओ, अब समझ आया। रूठने का मतलब है ये बताना कि मुझे अभी भी इस रिश्ते में अफेक्शन की दरकार है, और पार्टनर जब दिल से उस गुस्से को शांत करके मनाता है तो वो ये साबित करता है कि तुम आज भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो। एकदम। ये जो मनाने के वक्त की प्लीडिंग या मिन्नतें होती हैं, ये रिश्ते की डेप्थ और इंटीमेसी को वापस ताज़ा कर देती हैं। कवि इसी इमोशनल साइकिल को जॉय ऑफ जॉयज यानी सबसे बड़ी खुशी बताते हैं। ये पूरा विश्लेषण अपने आप में कितना खूबसूरत और आंखें खोलने वाला है। इस पूरी चर्चा के दौरान उन सारे पहलुओं को देखा गया जो किसी भी नए या पुराने रिश्ते को पूरी तरह डिफाइन करते हैं। सही बात है। और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि तिरुकुरल को सिर्फ एक नैतिकता या एथिक्स का बोरिंग पुराना ग्रंथ समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये इंसानी दिल और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सदियों पुराना मास्टर क्लास है, जिसने हर उस चीज को रिकॉर्ड किया जो एक इंसान रोमांस में फील करता है। सही मायने में देखा जाए तो इस प्राचीन कविता ने हर उस बेसिक साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को कवर किया है जो एक इंसान किसी के आकर्षण में आने पर महसूस करता है। बिल्कुल। पहली नज़र की वो जानलेवा शरंग जिसने शरीर में हार्मोन रिलीज किए, वियोग के समय एक्सट्रीम दुख और डिस्ट्रेस के चलते कलाइयों से चूड़ियों का ढलना, समाज की अफवाहों से रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट पैदा होना जिससे प्रेम और उग्र हो गया। हाँ, और ताड़ के पत्तों का घोड़ा बनाकर अपने इनर पेन और सामाजिक शेम का पब्लिक प्रदर्शन करना, और आखिर में लंबा रिश्ता चलाने के लिए नमक जैसी थोड़ी सी तकरार, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी बिड्स फॉर कनेक्शन कहती है। ये सब दर्शाता है कि प्रेम जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, कॉम्प्लिकेटेड, मेसी और उतना ही सुंदर। और इस विस्तृत विश्लेषण से एक बहुत मूल्यवान सीख भी निकलकर सामने आती है। हमारी आम भावनाएं, हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारी चाहतें अपने आप में यूनिवर्सल और टाइमलेस हैं। समय के साथ बस बाहरी टेक्नोलॉजी बदल गई है। बिल्कुल। पहली बार किसी की नज़र छूने की जगह अब शायद लोग डेटिंग ऐप पर पहली बार किसी की प्रोफाइल देखते हैं। भाषा बदल गई है, इशारों के और इजहार के तरीके बदल गए हैं। लेकिन इंसानी दिमाग की जो कोर इमोशनल वायरिंग है वो 2000 साल से बिल्कुल वैसी ही है। एकदम वैसी की वैसी। इस चर्चा को सुनने के बाद श्रोताओं के लिए यहाँ एक गहरा प्रश्न छूट जाता है। हम इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न दौर में अक्सर यही मानते हैं कि हमारी पर्सनल भावनाएं, हमारा मॉडर्न रोमांस और हमारे हार्ट ब्रेक्स पूरी तरह से अनोखे हैं। हमें लगता है कि हम जो फील कर रहे हैं वो पहले कभी किसी और ने उस तीव्रता से महसूस नहीं किया होगा। हाँ, हम अपनी परेशानियों को सिर्फ अपनी समझते हैं। लेकिन अगर सदियों पहले लिखा गया एक ग्रंथ बिना किसी मॉडर्न साइंस या रिलेशनशिप काउंसलिंग के सहारे आम इंसानी व्यवहार की ऐसी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, जैसे बिना वजह तकरार करना, दुख में फिजिकली टूटना या विरोध में और जिद्दी हो जाना, तो एक पल ठहरकर सोचने की बात है, क्या प्रेम और आकर्षण वाकई हर बार किसी के लिए एक नया अनुभव होता है?
ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या इस सृष्टि में हम सब बस एक बेहद पुरानी खूबसूरत सी स्क्रिप्ट को नए कपड़े और नए किरदारों के साथ हर पीढ़ी में बस वापस से जी रहे हैं? एक बार इस पर विचार जरूर होना चाहिए।